थोड़ी एनर्जी के साथ जवाब देना है। ध्यान से पढ़िएगा। जब भी रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं तो सोचना होता है कि किस क्रम में जोड़ा गया है। 4 ओम प्रतिरोध वाली कुंडलियां दी गई आकृति के अनुसार जोड़ी गई है। यहां आकृति नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। ओके, तो यहां पर आप क्या करेंगे, ऐसे देखिएगा, मैं कैसे बना दूं यहां पे। इसका आंसर बताइए। यहां पे फिगर नहीं दिया है, आप इसका आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। हाँ बिल्कुल, यहां पे फिगर छूट गया है, क्या बनेगा। एक बार में क्या आंसर को पकड़ पाए, पकड़ लिए। 4 और 4 सीरीज में है मेरे भाई, 8 हो गया, और ये भी 4 और 4 8 हो गया। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, समान प्रतिरोध अगर समानांतर क्रम में होते हैं संख्या से भाग दे देते हैं। 2 बार है तो 8/2 4 आ जाएगा। तो इस फिगर के लिए आंसर क्या होगा, 4 होगा। फिगर नहीं दिया था तो हमने बनाया। यहां पर क्या होगा, ये 4 और 4 क्या होंगे, 8 ओम होंगे। अगर 2 प्रतिरोध समानांतर में है और दोनों असमान है तो हम क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऊपर गुणा करते हैं, नीचे जोड़ देते हैं। बोलो क्लियर है ना। ऊपर क्या हो गया 32, 8 चौको 32 और नीचे क्या हो जाएगा 8 4 12। आप एकदम आराम से कर लीजिए। 8 गुणे 4/12, 4 3 12, 8/3। अगर इस फिगर के लिए होता तो 8/3 आता। थोड़ी एनर्जी के साथ जवाब दीजिएगा। आज लगातार लंबे सवालों की श्रृंखला है लेकिन ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है। बल की मात्रा की गणना कीजिए। न्यूटन का दूसरा नियम है, आप जानते हैं न्यूटन के दूसरा नियम में F बराबर m v माइनस यू अपॉन टी। मास बताइए कितना होगा 5, v का मान कितना है 7, u का मान कितना है 4 और समय कितना है 2। तो 7 में से 4 गया कितना होगा, बिल्कुल होगा। आज के क्लास में झांझी बने रहिए, न्यूमेरिकल गलत हो रहे होंगे। 7 में से 4 गया कितना होगा भाई 3/2। 15/2 बताओ कितना होता है, 7.5 न्यूटन होगा क्या। आप भी 7.5 न्यूटन पे आए। थोड़ी एनर्जी के साथ जवाब दीजिएगा, जैसे रवि दे रहे हैं, विपिन दे रहे हैं, नरेशन दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने दिया है, सभी का स्वागत है। ऐसे ही एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा हुआ है एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल होगा। हाँ, साधारण आवर्धक ग्लास, एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल होगा, एक साधारण आवर्धक ग्लास। तो आवर्धक यानी बढ़ा कर दे। देखो अवतल लेंस हमेशा छोटा इमेज बनाता है, तो अवतल लेंस छोटा इमेज बनाता है तो अवतल लेंस तो होगा नहीं ना, कॉन्केव लेंस नहीं होगा। होगा क्या तो कॉन्वेक्स। तो पूछा है साधारण कहा है तो छोटा कह लो, साधारण कह रहा है तो छोटा फोकस दूरी कह लो। अगर बड़ा आवर्धन कहता तो बड़ा फोकस दूरी होता। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको आंसर करना है। एक बढ़िया केमिस्ट्री का सवाल है, आपको मोल की सवाल है, बस दिमाग से करना सिखाऊंगा कैसे इस सवाल को करिएगा। ये क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है एक अणु में, पदार्थ के 1 मोल अणु में, यहां पे 1 मोल अणु में इतनी संख्या के कण शामिल होते हैं। ये अवगाद्रो संख्या पता है ना, 1 मोल में इतना ही होता है। फिर कह रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड के इतने कण पता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या। सवाल बड़ा होता है, देख के डर लगता है भैया, आपको साइंस की क्लास एमडी क्लासेस पर करनी पड़ेगी। अणुओं की संख्या ऊपर लिखते हैं, सुनो ध्यान से, बस एक बार देख लोगे जीवन भर आराम मिलेगा बाबू। अणुओं की संख्या में अवगाद्रो संख्या से भाग देते हैं। अणुओं की संख्या है कितनी, तो इतने हैं 3.0115 इंटू 10 टू द पावर। किससे भाग देना है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको देख के ही आंसर आप कर पाओगे कि 10 की घात 23 से काट दो, यहां पर काटोगे तो नीचे 2 आएगा, 1/2,
0.5। बोलो भैया आंसर यही होगा, क्या होगा 1/2। देखिए बिल्कुल। तो आज के सेशन में वही लोग बने रहेंगे जिनको भैया मुश्किलों से लड़ना आता है। सभी एसिड के लिए एक आम तत्व है। देखिए आप सनी सिंह, अगर आपने कौटिल्य बैच में पढ़ा है तो थोड़ा एडवांस है रेलवे का बैच, जिसमें जैसे बीमा उमा थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। तो बाकी सब चीज तो कॉमन है। आप यूट्यूब की क्लास कीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर पूछा है सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है, तो सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या होगा, हाइड्रोजन। कोई भी एसिड है, जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H+ देगा। HNO3 क्या देगा, H+ देगा। H2SO4 क्या देगा, आपका 2H+ देगा। H3PO4 क्या देगा, ये भी आपका 3H+ देगा। बोलो क्लियर है ना। तो ऐसे आपको जवाब देना है। पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने वालों में कितने भाग लेते हैं। दोस्त नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सहसंयोजी बंध बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। अगर हम आपसे बॉन्ड के बारे में पूछें कि कितने बॉन्ड बनते हैं तो आपको कहना है 333। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कितने शामिल हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ओके, बहुत बढ़िया भाई। चलिए सनी, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे आबंध बनाने में। इलेक्ट्रॉन तो 6, बॉन्ड कहता तो 3। ध्यान से करना भैया श्रद्धा, ठीक है। रवि, नीरज, अगला, धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। विद्युत अपघटन की एक प्रक्रिया होती है और इसी के द्वारा धातुओं को, ये धातु के निष्कर्षण की बात जानते हैं आप, धातु निष्कर्षण की बात, धातु निष्कर्षण की बात हम कहते हैं। तो धातु के निष्कर्षण में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अयस्क लेते हैं। अयस्क यानी ओर, ओर का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। सांद्रण का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन। फिर क्या करते हैं, फिर हम कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन मतलब निस्तापन। फिर क्या करते हैं, भर्जन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, भर्जन के बाद, भर्जन के बाद हम क्या करते हैं, आपके लिए शोधन करते हैं और शोधन करते हैं, फिर धातु प्राप्त करते हैं। ये मामला। तो यहां पर आपसे पूछा हुआ है कि भैया कौन से धातु को आप भैया इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रोलिसिस बताइए क्या करेंगे, कौन से मेटल को आप इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सी, कॉपर। देखिए यहां पर देखिएगा, मेटल जब नॉन मेटल से जुड़ा हुआ हो ना, धातु जब अधातु से जुड़ा हुआ हो, तो यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस की विधि अपनाई जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस की विधि अपनाई जाती है। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपके पास है। कॉपर है, कॉपर है, कॉपर पायराइट के साथ इसका मुख्य अयस्क क्या है, कॉपर पायराइट है। कॉपर पायराइट का नाम सुना होगा आपने, CuFeS2, ये इसका मुख्य अयस्क होता है। जिंक है, जिंक ब्लेंडी और बहुत सारे, बॉक्साइट इसका हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। तो यहां पे आपसे पूछा है कि वैद्युत अपघटन द्वारा, तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या होगा कि भैया ज्यादा क्रियाशील या कम क्रियाशील। तो बाकी को देखोगे ना, तो केदारनाथ का मंगल आलू जरा फीका पकाता है, उसमें बस कॉपर ऐसा है जिसकी क्रियाशीलता क्या है, कम है, बाकी की क्रियाशीलता ज्यादा है, ठीक है। तो कॉपर को चुनेंगे। पूछा है कवक की कोशिका भित्ति, कवक के बारे में जानते हैं क्या आप लोग। कवक की कोशिका भित्ति किस जटिल शर्करा से बनी होती है। सभी को सही जवाब देना है। चार ऑप्शन दिया गया है। अगर प्लांट दिया होता, प्लांट दिया होता तो आप क्या कहते, सर सेलुलोज होगा। प्लांट में क्या होगा भाई, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज। लेकिन अगर आपसे कहता बैक्टीरिया कहता तो क्या कहते, कहते सर जी ग्लाइकोप्रोटीन। बैक्टीरिया किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। और इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन। भैया मनीष बी कहां से होगा,
कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। और एक और सुनो, एफएम याद रखना, एम से होता है माइकोलॉजी, एम से क्या होता है माइकोलॉजी, और एफ से होता है फंजाई। फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी, और एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। तो आपको आप एल्गी, हाँ आप क्या चलाएंगे, एफएम चलाएंगे। एल्गी फाइकोलॉजी और फंगस माइकोलॉजी, फंगस माइकोलॉजी। चले आगे, पूछा है आधुनिक, क्या हो गया भाई, चलिए उसके लिए सारी चीजें आएंगी। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में क्या समान होता है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, मोजले ने दिया था, और यही मोजले परमाणु क्रमांक की खोज की। परमाणु क्रमांक के बारे में आपको ध्यान पर होगा, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और यही एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन की संख्या होती है। तो जहां पर प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक है। और यहां पर कहता है जो मैंने प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। समान वर्ग में क्या समान होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। 13वें समूह में 3 इलेक्ट्रॉन, 14वें समूह में 4 इलेक्ट्रॉन, 15वें समूह में 5 इलेक्ट्रॉन, 16वें में 6, 17वें में 7, 18वें में 8। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समूह में समान होती है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा है कौन सा धातु ऑक्साइड उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब आपको ध्यान पर होगा, जो एसिडिक भी बिहेवियर बनाते हैं और बेसिक, यानी जो एसिडिक और एल्केलाइन दोनों बिहेव रखते हैं, इसी को बेसिक भी कहते, क्षारीय कहते हैं। तो ये अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम और आयरन, किसको चुनेंगे इसमें, कौन ऐसे हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, आयरन, पोटेशियम, सोडियम या एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ZnO, और आपका क्या है भैया, SnO2 है। ये सारे उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। अगला, आवर्त तालिका, पीरियोडिक टेबल से अच्छे सवाल बनते हैं, किसी तत्व के गुणधर्म पर निर्भर करते हैं। देखिए अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा तो केमिस्ट्री आपको नहीं आने वाली, क्लियर रखिएगा। और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए 30 परमाणु क्रमांक आपको बिल्कुल जुबान पे रटा होना चाहिए। किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु भार पर, प्रोटॉन की संख्या पर, परमाणु संख्या पर, परमाणुविक आकार पे। इसमें किस पे निर्भर करेंगे, किसी तत्व के गुणधर्म। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, क्योंकि इसी के बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, इसी के बराबर। ठीक है, ओके। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा है, हाँ अच्छा बी ऑप्शन भी यहां पर थोड़ा डाउटफुल दिया है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के ही बराबर होती है, लेकिन किसी तत्व का गुण प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा, वो परमाणु संख्या उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर देखा जाए, सलाका और शंकु कोशिका के बारे में अगर आपको ध्यान पर हो तो आंखों में एक परत पाई जाती है जिसका नाम है रेटिना। रेटिना जिसको हम दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, दृष्टि पटल। और इसी रेटिना में 2 सेल होती है, एक को हम कहते हैं रॉड, रॉड सेल को ही सलाका कोशिका कहते हैं। और इसी सलाका कोशिका में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको रोडोप्सिन पिगमेंट कहते हैं। रोडोप्सिन पिगमेंट जो है ब्लैक और व्हाइट विजन के लिए होता है, ब्लैक और व्हाइट विजन के लिए। कौन सेल किसके लिए होता है, शंकु कोशिका। तो शंकु कोशिका आपके लिए ऑप्सिन पिगमेंट पाया जाता है, कलर विजन के लिए होता है। सी से कौन, सी से कलर। तो यहां पे याद रखना, पूछा है सलाका और शंकु कोशिका कहां पाए जाते हैं, तो आंख में पाए जाते हैं। सलाका और शंकु कोशिका आंख में पाए जाते हैं। और एक बात सुनो, ये रेटिना है, तो रेटिना में एक जगह होता है जहां पर मैकुला ल्यूटिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैकुला ल्यूटिया, नाम याद रखना। इसी को हम कहते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या बोलते हैं भाई, पीत बिंदु। और यहां पर क्या पाए जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्या पाए जाते हैं भाई, ब्लाइंड स्पॉट।
ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। तो यहां पे अंध बिंदु भी और यहां पर पीत बिंदु भी पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, रेटिना के बाहर क्या पाया जाता है? कोरवाइड और बाहर स्क्लेरोइड। यहां पर स्क्लेरोइड, यहां पे कोरवाइड और यहां पे रेटिना, तीनों चीज। स्क्लेरोइड क्या करता है? बाहर से अंदर आएंगे, एससीआर, स्क्लेरोइड, कोरवाइड, रेटिना, स्क्लेरोइड, कोरवाइड, रेटिना। अब इस सवाल को देखिएगा, हाँ, ये तो हिस्ट्री के सवाल है, हिस्ट्री का सवाल अभी रहने दीजिए, आपको थोड़ा न्यूमेरिकल के अप्रोच के सवाल अभी करिए। चलिए ये करिए, ये सवाल पूछा है 49 ग्राम साधारण नमक को, हिस्ट्री पर रिलेटेड सवाल लेकर आएंगे। तो 14 को इसरो दे लो बाबू, बहुत ज्यादा। हाँ, इसमें क्या है पूछा है भैया, कह रहे द्रव्यमान के संदर्भ में, हाँ इसमें प्रतिशत द्रव्यमान पूछा है, परसेंटेज W/W। तो ऊपर हम क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं हम विलेय का द्रव्यमान, ऊपर हम क्या लिखते हैं? विलेय का द्रव्यमान, और नीचे हम लिखते हैं विलयन का द्रव्यमान। ऊपर विलेय का द्रव्यमान और नीचे हम क्या लिखते हैं? विलयन का द्रव्यमान। दोनों लिखते हैं ग्राम में और साथ में 100 से गुणा। तो विलेय का द्रव्यमान कितना? 49 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान 320 + 49 और 100 से गुणा कर दो। तो यहां पर 49 बटा, हाँ 4 2 6, 369 गुणे 100 निकालो, क्या होगा? सभी लोग निकाल के बताएं। डी आंसर आएगा, पक्का आ गया सभी का? मैं भी कैलकुलेट कर लूं यार, पता चले कि आप हमें ले जाके, एक बार ऐसे ही आप ही लोगों के बात पे भरोसा कर लिए, हम कहे कि भैया मान गए, बच्चे सही जवाब दिए होंगे। यहां पे देखो बहुत क्लोज आंसर दिया है ना, इस वजह से यहां पे हमको आप पे भरोसा नहीं करना पड़ा। 13.28 यहां पे सही जवाब है, 13.28। ये वाला आंसर क्या है? सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करना। ऊर्जा में 2 प्रकार की, किसमें 2 प्रकार की ऊर्जा होती है? ऊर्जा आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा अलग होती है, प्रकाश ऊर्जा आप जानते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, हर तरह की ऊर्जा होती है। यहां यांत्रिक ऊर्जा में ना एक होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बच्चा कहता है 12mv² या p²/2m। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मेरे भाई? mgh होती है। क्या होती है? mgh। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी 2 प्रकार की होती है। अच्छा, ध्वनि ऊर्जा भी है, डेसिबल में नापी जाती है, ठीक है। चलिए अगले सवाल के तरफ चलते हैं। मंदन, मंदन क्या है? बड़ा टू द पॉइंट सवाल पूछा है। मंदन क्या है भाई? आज 50+ जाना है हम लोग को। मंदन क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक त्वरण। पहले तो त्वरण को समझिए, त्वरण को समझना बड़ा आसान है। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग का मात्रक मीटर/सेकंड, तो हो जाता है मीटर/सेकंड का स्क्वायर LT-2, LT-2 क्या हो जाता है? LT-2। कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है बताइए। संतृप्त और असंतृप्त 2 हाइड्रोकार्बन होते हैं, आपको पता होगा। हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा याद होगी आपको। हाइड्रोकार्बन एक होता है सेचुरेटेड, और सेचुरेटेड यानी संतृप्त, जिसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? सिंगल बॉन्ड। जैसे एल्केन, क्या हुआ भाई? एल्केन हुआ। और इधर क्या हुआ? अनसेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड में क्या हुआ? एल्कीन, CnH2n, एल्काइन, CnH2n-2, ये हुआ। तो ये हो गए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन होते हैं। और एल्केन में आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, अगर हम एल्केन के बारे में पढ़ते हैं तो यहां पे देखो, कार्बन 1 है तो क्या लिखते हैं? मेथ। कार्बन 2 है तो क्या लिखते हैं? एथ। कार्बन 3 है तो प्रोप। कार्बन 4 है तो क्या लिखेंगे?
थोड़ा एकदम, कार्बन 6 है तो हेक्स, हेप्ट, हेप्ट कह रहे पेंट, और यहां पर ब्यूट। थोड़ा फार्मूला लिखता हूं, नाम बताते चलो। यहां पर CH4 क्या नाम होगा, C2H6, C3H8, C4H10, आपसे C5H12, आपसे C6H14। नाम बताओगे क्या, इसका नाम क्या है, मेथेन है, इसका नाम क्या है, एथेन है, इसका नाम क्या है, प्रोपेन है, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन है, इसका नाम क्या है, पेंटेन है, इसका नाम क्या है, हेक्सेन है। सीधा सीधा याद रखना, हेक्सेन है। और इसी को सजातीय श्रेणी कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे। अगर एल्कीन का बनाना हो भैया, वादा करते हैं कि 1 महीने के अंदर आपको, केमिस्ट्री आपकी वीकनेस नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग केमिस्ट्री से डरते हैं, आपको नहीं डरना पड़ेगा। C3H6, C4H8, C5H10, नाम लिखोगे मेरे साथ, एथीन, एल्कीन है तो इन जोड़ दो, एथ में एथीन, 2 कार्बन यहां भी, 2 कार्बन यहां भी, 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप, और क्या जोड़ दोगे, इन, प्रोपीन। 4 कार्बन है, क्या लिखोगे, ब्यूट। कहोगे सर जी लास्ट में क्या जोड़ दें, इन। 5 कार्बन है, पेंट, क्या जोड़ दोगे, इन, पेंटीन। एक बार में आपको कॉन्सेप्ट न क्लियर कराए तो कहिएगा। पूछा है, हाँ, अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है, अम्ल के गुण के आधार पर पूछा है। अगर हम अम्ल की परिभाषा कहते हैं तो लाल लिटमस को नीला कर देना क्या अम्ल का गुण है क्या, तो अम्ल क्या करता है, ये तो ब्लू लिटमस को रेड करता है, यही एसिड का गुण होता है, तो ये तो नहीं होगा। पूछा है एक पहला वाला सो न्यूट्रलाइजेशन, इसको अभी रुक जाइए, OH को जलीय माध्यम में पेश करता है, यानी इंट्रोड्यूस OH। क्या अम्ल OH देता है, नहीं, ये तो क्षार देते हैं। जली और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, आंसर आपका डी। अम्ल अगर हाइड्रोजन आयन देगा तो ये क्या करेगा, जाहिर सी बात है वो विद्युत का सुचालक होगा। क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। दोस्त एक बात कहूं, एक बात ध्यान दीजिएगा अभी, कि कौन सी जीवन की प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। तो आपके बारे में, श्वसन के बारे में याद रखिएगा, एक प्रकार की कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, कैटाबोलिक। और इसमें ग्लूकोज जो होता है ना, इसी ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। यह अंतिम उत्पाद है श्वसन का, श्वसन का अंतिम उत्पाद है ये। और साथ में एक और बात याद रखिएगा, इसका ऑक्सीकरण जब होगा ना तो 38 ATP प्राप्त होंगे। और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट याद है ना। इसी को एनर्जी करेंसी कहते हैं, एनर्जी मुद्रा कहते हैं। और यही ATP जब ADP में कन्वर्ट होता है, फिर AMP में कन्वर्ट होता है। आपको याद होगा ATP से ADP, ADP से AMP, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा, जब उसूलों पर आंच आए टकराना जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो जबरदस्त कमेंट के साथ आज के क्लास में बने रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं, जिससे पता हमें भी चले कि भैया कौन कौन क्लास में है, हमारी भी एनर्जी बढ़े। वजन का मतलब भार है। अगर यहां वजन लिखा है इसका मतलब भार समझिएगा। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। पूछा है किसकी एसआई मात्रक न्यूटन होता है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कहोगे सर जी द्रव्यमान का तो किलोग्राम, संवेग का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे जल्दी देना है जवाब और एकदम डंके की चोट पर देना है। एक बार सेशन को शेयर करके आगे चलना मेरे साथ। यहां पर पूछा है एक बार जोड़ के बताओ क्या होगा। SO2 गैस की गंध कैसी होती है, PbI2 का रंग कैसा होता है, और जिंक धातु का रंग कैसा होता है। आप इसका जवाब दे। SO2 की गंध कैसी होगी, पंजेंट होगी। कैसी होगी, पंजेंट होगी। यानी आपके लिए SO2 के लिए आंसर क्या है, 3। यानी बी का तीसरा ऑप्शन 2 ऑप्शन में है, ये दोनों को उड़ा दो। अब आपके पास बचा जिंक धातु और PbI2। PbI2 का रंग कैसा होगा भैया, तो यहां पर 2 3 1 बोलो भैया, राधे राधे, जबरदस्त। चलिए पूछा है, यहां पर एक क्वेश्चन है,
दोस्त यहां पर जो क्वेश्चन है देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है, गतिज ऊर्जा में अंतर बढ़ाने को लेकर है। तो हम इस क्वेश्चन के जगह पे, अभी आप बेसिक से सीख रहे हैं तो अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं सिखाए जा सकते। अभी I के जगह पे आपको 4 एम्पियर दे रहा हूं, V के जगह पे 20 वोल्ट दे रहा हूं, और ये नेक्स्ट ये न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। और समय मैं जो दे रहा हूं 2 सेकेंड दे रहा हूं। मैं उष्मा ऊर्जा आपसे पूछ रहा हूं। बहुत सारे लोग आप में ऐसे हैं जो उष्मा ऊर्जा का फार्मूला नहीं जानते, तो यहां पे VIT का फार्मूला याद रखिएगा। V कितना है 20, I कितना है आपके लिए 4, और समय कितना है 2। 20 को 80 दुना 160 जूल, कितना होगा 160 जूल। बाद में ऐसे सवालों के तरफ भी हम आएंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। हर एक चीजें जो आज दिख रही हैं आपको, बाद में आप सबको उड़ाएंगे। पूछा है कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, कार्य की गति को मापती है। तो कार्य करने की दर, नाम सुना है क्या आपने? शक्ति का नाम सुना है क्या? शक्ति किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं? तो कहते हैं कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। P बराबर W/T, यानी ये आंसर हुआ क्या? ऑप्शन नंबर ए हुआ क्या? तो ऐसे ही तो चुनना था यार, बिल्कुल। अच्छा, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा। और बल क्या होता है मेरे भाई? बल। तो बल के बारे में याद रखिएगा, F बराबर क्या होता है M में? बल। बल क्या होता है? F बराबर M इंटू A। एवीज में शामिल है, पक्षियों में कौन शामिल है? इसमें से आपको चुनना है, पक्षियों में कौन सा शामिल है, बताइए। मजा नहीं आ रहा है क्या आज के क्लास में? आपको मजा आ रहा है तो बोलो ना यार एक बार दहाड़ के। एवीज मतलब पक्षियां होती हैं, मछलियां एवीज में पक्षी होगी। स्तनधारी को मैमल्स कहते हैं, इनके कान पे बाल होते हैं, बच्चे देते हैं। एक्वेटिक कहते हैं जलीय जीव को, और मछलियां तो फिशेज है। जल्दी से जवाब देना है, बिल्कुल। और पूछिए, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग। ध्वनि तरंग के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं क्या कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है, अनुदैर्घ्य। एक बात याद रखिएगा, ध्वनि में भी ध है, अनुदैर्घ्य में भी ध है, दोनों ध को जोड़िएगा तो ध्वनि अनुदैर्घ्य है। ये वाला लाइन दोनों अनुदैर्घ्य, ध्वनि तो अनुदैर्घ्य है। अब प्रकाश तरंग कैसी है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ है। प्रकाश कैसी है? अनुप्रस्थ है। तो प्रकाश में भी स है, अनुप्रस्थ में भी स है। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है। बोलिए बी आपको सही। तो अब गलती नहीं होगा जो चीजें हमने आज आपको दी। अच्छा, एक बात और, जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है ना, इसमें संपीड़न बनता है और इसी में विरलन बनता है। और यहां पर क्या बनता है? अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंग में दो चीजें आती है। क्या क्या आती है भाई अनुप्रस्थ में? श्रृंग और गर्त आता है। क्या आता है? श्रृंग और गर्त। श्रृंग और गर्त क्या आता है? श्रृंग और गर्त। ये सुनिएगा, पूछा है मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसकी किससे प्राप्त होते हैं? कोई भी एक मेल है, मेल को जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके पास कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स और वाई। ये वाई क्रोमोसोम उस मेल को किससे प्राप्त हुआ था? मेल से। माता से तो होगा ही नहीं ना, माता से तो हमेशा भैया इनके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है। क्या बात है, इनके पास कौन सा क्रोमोसोम है? एक्स एक्स। यहां पर पिता के पास एक्स वाई है, तो ये वाई किससे होगा? पिता से, हमेशा पिता से होगा। क्लियर, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन के साथ मत पढ़िए। यहां पर पूछा है नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, चुनना है आपको। ये मोजले ने जो दिया था ना, इन्होंने परमाणु क्रमांक दिया था मेरे भाई। तो क्या इनका नाम आएगा तो नहीं हटा दोगे क्या? इनका नाम जहां भी मिलेगा हटा पाओगे। अगर हटा दोगे तो क्लियर है आप सही आंसर पे जा पाओगे। डोबेराइनर ने क्या दिया था? त्रिक नियम। डोबेराइनर ने क्या दिया था? त्रिक नियम।
न्यूलैंड ने क्या दिया था? अष्टक नियम। न्यूलैंड ने क्या दिया था? अष्टक नियम। और मेंडलीव का क्या है? पीरियाडिक टेबल है। मेंडलीव को पीरियाडिक टेबल का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलीव को पीरियाडिक टेबल का जनक। पूछा है किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति, यानी किसमें रिजिड सेल वॉल पाया जाता है? आप जानते हैं क्या रिजिड सेल वॉल? पहले तो उत्तक जानिए। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। और इसी टिश्यू को हम उत्तक कहते हैं जिनकी समान उत्पत्ति हो, समान कार्य हो। समान उत्पत्ति, समान कार्य। वे कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान हो, उनको हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और ये पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा सरल स्थायी उत्तक है। कैसे उत्तक है? सरल स्थायी उत्तक है। ठीक है, इसमें स्क्लेरेनकाइमा को चुनिएगा। किसको चुनिएगा भाई? स्क्लेरेनकाइमा को चुनिएगा। अगला सवाल देखिएगा। 30 सवाल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। समय 33 मिनट हुए हैं। मैं आपसे वादा करता हूं हर एक मिनट को एक सवाल बनाऊंगा। अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? अधातुओं में से चमकदार अधातु कौन सी है? आयोडीन, नियान या क्लोरीन या फ्लोरीन? बताओ कौन सी चमकदार अधातु होती है? बताइए अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? आपको आयोडीन को पता होगा। अधातु में अगर चालक अधातु कौन सी होती है? तो चालक अधातु के तौर पे आप किसको चुनते हैं? ग्रेफाइट को। अगर चमकदार अधातु चुनना हो तो आयोडीन को। अगर हम आपसे कह रहे हैं द्रव अधातु कौन सी है, तो द्रव अधातु के तौर पे ब्रोमीन को चुनेंगे। अच्छा, पूछा जाए कि सर्वाधिक क्रियाशील अधातु, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सर्वाधिक क्रियाशील, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो है फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आप जानते हैं किसकी है? क्लोरीन की है। तो ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। चलिए आगे के सवाल की तरफ चलते हैं। हम आपको बिल्कुल एकदम बेहतर सवाल की तरफ लेके चलते हैं। यहां पर आपके सामने कुछ और जबरदस्त सवाल है। चलिए, यहां पर आपसे पूछा गया है किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? ओहो हो, सॉरी। अच्छा, एक्स लिखा है। अच्छा, इसको मैं वाई समझ के बताया है। मैंने यहां वाई समझ के बताया, सॉरी, वाई समझ के बताया था। ठीक है, कोई नहीं। अगर एक्स लिखा है तो माता होगा, सॉरी, एक्स लिखा है तो माता होगा। ये जनरल, ये माइनर मिस्टेक है, ये पढ़ने में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, मेल जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, ये माइनर मिस्टेक हो गया था। यहां पे पुरुष में क्या होते हैं? 44 प्लस एक्स और वाई। ये 44 जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम। और ये एक्स वाई जो होते हैं इनको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कहते हैं। और जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर क्या होता है? 44 प्लस एक्स और एक्स होता है। ये यहां भी लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक ना? ठीक, ओके। देखिएगा, कभी भी पुरुष में कभी भी पिता से एक्स नहीं आ सकता। ऐसे समझिए इस चीज को, ऐसे समझिए कि जैसे एक पुरुष है एक्स और वाई, तो ये उसके मदर है और इधर इसके फादर है। तो मदर और फादर में
Y हमेशा फादर से आया होगा, तो X हमेशा मदर से आया होगा। X हमेशा किससे आया होगा? मदर से आया होगा। यहां पर क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो यहां पर कभी भी होगा तो माता ही माता डायरेक्ट होगा, माता से या पिता से नहीं होगा, वनली मदर होगा। X जब भी आएगा तो वनली मदर आएगा। पूछा है किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का माने जनन? अच्छा, रिप्रोडक्शन को हम कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कहते हैं। रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं भाई? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यानी क्या हुआ? जनन की निरंतरता। तो ये जनन की निरंतरता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है। यहां पर आपको ध्यान पे रखना है, जो लैंगिक जनन होते हैं ना, इसी में आपको वेरिएशन मिलता है, इसी में आपको वेरिएशन मिलता है। ठीक है, ठीक है, हाँ। अच्छा, पुनर्जनन किसमें पाया जाता है? प्लेनेरिया में। किसमें पाया जाता है? प्लेनेरिया। मुकुलन किसमें पाया जाता है? ईस्ट में। और किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। हाइड्रा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पराग कोष किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? पराग कोष। बताइए, पराग कण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? पराग कण, पराग कोष। ये नाम से ही स्पष्ट है। और ये देखिएगा, ये पराग कोष होता है। पराग कोष को हम क्या बोलते हैं? पॉलन बोलते हैं। और इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट यानी क्या होता है भाई? तंतु होता है। इसी को एंथर बोलते हैं, या इसी को हम एस्टामेन बोल दीजिए, पुंकेसर। इसी को आप क्या बोलेंगे? पुंकेसर। ये नर जनन भाग है, ये नर जनन भाग है। फ्लावर का नर जनन भाग इसी को कहते हैं। जबकि मादा जनन भाग देख लीजिए, ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे? ये फ्लावर का ये स्टिग्मा है, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। और इसको हम ओवरी बोलते हैं। हिंदी में अंडाशय होता है, अंडाशय। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिका। और इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं भाई? वर्तिकाग्र बोलते हैं। और यहीं पर ओव्यूल होता है। ओव्यूल का मतलब क्या होता है? बीजांड। ओव्यूल का मतलब क्या होता है भाई? बीजांड होता है। तो यहां पर पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, और यहां पर 3 एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं। यहां पर पराग कोष आपका आंसर बनेगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, पूछा है कि पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन कौन करेगा? अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट में 2 प्रकार का जनन है। एक जनन है लैंगिक। लैंगिक जनन वाले के पास पुष्प होंगे। अब पुष्प होंगे तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम, स्टामेन और पिस्टिल। लेकिन जहां पे अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन का मतलब समझ रहे हैं? अलैंगिक जनन का मतलब जहां एक ही जनक अपने संतान को पैदा कर सके। इसमें भी 2 प्रकार हो जाता है। एक हो जाता है कायिक, और इसी कायिक में रूट, स्टेम और लीफ। लीफ का आंसर ब्रायोफिलम होता है। तो लीफ का आंसर क्या आ जाता है? ब्रायोफिलम। स्टेम गुलाब आ जाएगा। स्टेम में क्या आ जाएगा? रोज। और रूट में क्या आएगा? शकरकंद आएगा। स्टेम में आपका क्या आ जाएगा? गन्ना आ जाएगा। तो अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको एकदम, तो कायिक यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट, स्टेम और लीफ से होता है। किससे होता है? रूट, स्टेम और लीफ से। यहां पर देखकर बताइए क्या होगा। पूछा है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्राप्त करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत को निर्मित करता है। स्तंभाकार, सल्कीय, ग्रंथिमय या क्यूबॉइडल। तो यहां पर समझना है कि अगर हम किडनी की बात करते हैं, किडनी की, तो किडनी का मतलब क्या होता है? वृक्क होता है। वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी। अब किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। याद रखिएगा, नेफ्रॉन का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और एक किडनी में 1.5 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं भाई? 1.5 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। आज समय का पता ही नहीं चला। लगातार आप लोगों के जवाब आते रहे, और आपके जवाब जब भी आते हैं एकदम ऊर्जा भर से भर देते हैं।
बताइएगा। इसमें इंग्लिश वाला थोड़ा देखिए, इसमें क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा एपिथेलियल होगा, तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऐसे बनते हैं, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। ऐसे न्यूरॉन का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, हिस्टामिन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं। हिस्टामिन का स्रावण करने बेसोफिल से स्रावण करते हैं, और बेसोफिल क्या है तो आप जानते हैं ग्रेन्युलोसाइट है, नहीं एक ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्युलोसाइट है सॉरी। आप कहेंगे सर ये ग्रेन्युलोसाइट कहां होता है, जिसको कड़िका युक्त कहते हैं, कड़िका युक्त, ये बेटा WBC होता है। WBC का नाम सुने हो, तो WBC में ग्रेन्युलोसाइट में 3 चीजें पाई जाती हैं, बेसोफिल, इस्नोफिल और एक पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों जो पाई जाती है ना, ये ब्लड में पाई जाती है WBC में। तो क्या बनती है, संयोजी उत्तक। तो इतना अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा कि WBC में ग्रेन्युलोसाइट में बेसोफिल होती है, चोट लग जाता है, ओइडिमा कंडीशन आ जाता है, ये कहानी होती है। अच्छा, तंत्रिका उत्तक में विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका कोशिका में एक कोशिका नहीं पाई जाती है। तंत्रिका उत्तक में, तंत्रिका कोशिका में एक कोशिकांग नहीं पाया जाता, उसका नाम पता है, तंत्रिका कोशिका में एक कोशिकांग नहीं पाया जाता है। अगर हम न्यूरॉन की बात करें ना, तो न्यूरॉन में आपको याद होगा तारक काय नहीं पाया जाता है, तारक काय, सेंट्रोसोम। तारक काय क्या होता है, एब्सेंट। तारक काय क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसीलिए न्यूरॉन जो है, नो सेल डिवीजन, न्यूरॉन में किसी भी प्रकार का विभाजन क्यों नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, तारक काय अनुपस्थित है, इसीलिए नहीं होता। तो चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग 45वें नंबर सवाल पर है। पूछिएगा पेशीय उत्तक कितने प्रकार का, पेशीय उत्तक। देखो मसल्स की यूनिट क्या होती है, तो मसल्स की यूनिट पूछेगा तो सार्कोमियर बोलना। पूछेगा जेड लाइन किस में पाई जाती है, एच आई लाइन किस में पाई जाती है, तो ये सारी लाइन मसल्स में पाई जाती है। लेकिन मसल्स कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक को कहते हैं रेखित, एक को कहते हैं अरेखित, और तीसरे को कहते हैं हृदयी। तो जो रेखित होते हैं वो आपके हड्डियों के समीप होते हैं, जो अरेखित होते हैं वो आपके मांसपेशियों के पास होते हैं और बाकी अंगों के पास, और जो आपके कौन से होते हैं, हृदयी होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा जो है पंपिंग करते रहते हैं। यहां पर मानव शरीर की त्वचा की बाहरी परत क्या कहलाती है, अच्छा त्वचा की, जो त्वचा की एक ऊपर परत होती है छोटी सी, उसके नीचे त्वचा में एक और परत पाई जाती है, और फिर इसके नीचे एक और परत पाई जाती है। तो त्वचा की 3 परतों को याद रखिए। सबसे ऊपर क्या होगी, एपिडर्मिस, बीच में क्या होगी, आपकी डर्मिस होगी, और इसके नीचे क्या होगी, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एडिपोज टिश्यू यहीं पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। तो एपिडर्मिस सबसे ऊपर क्या होगी, एपिडर्मिस। अच्छा जैसे रूट है ना, बाल है ना, तो रूट कहां पाया जाएगा, डर्मिस में। पूछेगा रूट कहां पाए जाते हैं, बाल के रूट कहां पाए जाते हैं, डर्मिस में। आयल ग्लैंड यहीं पर होते हैं, स्वीट ग्लैंड माने पसीने वाली ग्रंथि भी यहीं पर होती है, ठीक है। पूछा पोटेश, हाँ सोडियम कार्बोनेट में कितने अणु हैं, सोडियम कार्बोनेट में फार्मूला नहीं मालूम होगा, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सोडियम कार्बोनेट में कितने अणु हैं, देखिए सोडियम कार्बोनेट कितने अणु हैं, तो सोडियम के 2 अणु, कार्बन के 1 अणु, ऑक्सीजन के 3 अणु। कितने अणु होंगे सोडियम कार्बोनेट में। अच्छा एसिटिक एसिड में कितने होंगे, एसिटिक एसिड में कार्बन के 2 अणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 4 अणु, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2। तो कितने अणु होंगे, 8 अणु होंगे।
कितने अणु होंगे? 8। यहां पर तो 6 होंगे, यहां पे तो 6। एसिटिक एसिड में 8 होंगे। कह रहा है परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो पहले क्षारीय ऑक्साइड को समझो। तो एल्केलाइन ऑक्साइड कौन से होते हैं? मेटैलिक ऑक्साइड होते हैं। और मेटैलिक ऑक्साइड किसके बनेंगे? मेटल के। और मेटल में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन या तो 1 या तो 2 या तो 3। तो 17 है तो क्या लिखोगे? 2 8 7 नहीं है। 14 है तो क्या लिखोगे? 2 8 10 4 14। ये भी नहीं है। 2 8 10 और 1 11 ये है। एकदम कॉन्सेप्ट बना के रखिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे, क्वेश्चन कहां दिया था, कहां पहुंचना है, ये बेहद जरूरी है। ठीक है, चाकू से कौन सा धातु काटा जा सकता है, ये टू द पॉइंट सवाल है। अगर ये तो जुबान पे होना चाहिए। एग्जाम में 40% 50% सवाल ऐसे आने चाहिए जो आपके लगातार पढ़े हुए हो, और कुछ ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए जो एफर्ट करने से बन रहे हो। जिप्सम के क्रिस्टलन में कितने जल के अणु होते हैं? जिप्सम के क्रिस्टलन में। तो अगर हम आपसे जिप्सम के बारे में पूछते हैं तो आप क्या कहेंगे? सर जी कैल्शियम सल्फेट 2H2O। लेकिन अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछते हैं तो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। यहां पर 2 अणु होते हैं। कितने अणु होंगे? 2 अणु होंगे। बोलिए समझ में आया ना? चलिए अगले सवाल के बारे में बात करें। चूने के पानी का रासायनिक नाम। ये चूना है, बुझा चूना है। इसको क्या कहते हैं? बुझा चूना। इसी का दूसरा नाम क्विक लाइम। क्या है भाई? क्विक लाइम। और इसी बुझा चूना को जब पानी में डाल देंगे तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा चूना, चूने के पानी का रासायनिक, इसी को कहते हैं लाइम वाटर, सफेदी कहते हैं। पेंटिंग जो घर पे पहले लोग करते थे, अब तो वाइट सीमेंट आ गया है, पुट्टी आ गई है। अब तो लोग कहते हैं कि हमारा, अरे 50 पार हो गए, 49 का डी। अरे यार सॉरी, किस धातु को काटा जा सकता है? सोडियम को। एल्यूमिनियम मैंने क्या सोच के बताया यार? एल्यूमिनियम का बिल्कुल बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। एल्यूमिनियम भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक एल्यूमिनियम जो है भूपर्पट्टी में सर्वाधिक। कॉपर दूसरा सेकंड गुड कंडक्टर है। कॉपर क्या है? सेकंड गुड कंडक्टर है। ठीक है, चलिए कह रहा है रेयर गैसेस सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। अब कोई गैस अक्रिय कैसे हो सकती है? तो मोनोएटॉमिक, एटॉमिक लिख रहा है, नहीं मोनोएटॉमिक तो नहीं होगी। आयनन क्षमता कम होगी, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? स्थिर होगा। अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो क्या होगी? पूरी तरह से रेयर होगी, है ना? तो यहां पर सी ऑप्शन देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, अगला, इनमें से कौन सा आदर्श गैस है? नोबेल गैस है। चुनिए इसमें से नोबेल गैस कौन सा है? वैसे 18th ग्रुप के जो गैस है हीनी अर्कर जीरन, हीनी अर्कर जीरन। तो यहां पे क्या है? यहां पे देखिएगा, ये जो है अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस इसी को कहते हैं। वैसे अगर कहा जाए नोबेल गैस तो सारे के सारे नोबेल गैस है। ये 0 ग्रुप है, ये 18th ग्रुप है। इसको हम कहते हैं अजनबी, स्ट्रेंजर। इसको हम कहते हैं हिडन मेटल। ये हिडन है, ये हिडन है। पूछा हीलियम सर्वाधिक स्थायी तत्व है। सबसे ज्यादा स्थायी तत्व कौन है? सर्वाधिक स्थायी तत्व है आर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है? अक्रिय गैस है। सबसे अधिक प्राप्त अक्रिय गैस कौन है? यही है। ब्रोमीन क्या है? तरल अधातु है। और नियान के बारे में एडवर्टाइजिंग बोर्ड में इस्तेमाल करते हैं। एडवर्टाइजिंग बोर्ड में पूछा है कौन सा आदर्श गैस नहीं है? तो ब्रोमीन नहीं है।
कौन सा नहीं है? ब्रोमीन नहीं है, ब्रोमीन नहीं है। चलिए अगला सवाल है, पूछा है इनमें से कौन सी अजनबी गैस कहलाती है? अजनबी इतना बताओ भाई। मेरी आवाज तो चली गई, आप बताएं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद चाय के लिए भाई। बताइए क्या होगा? कुछ बातें हो चुकी हैं। हिनी अरकर जीरन, अजनबी, अजनबी जेनान। क्यों अजनबी कहते हैं? क्योंकि इसने यौगिक बनाया है। जेनान ने XCO2, XCO4, XCF2 ये यौगिक बनाया बैठा है, इसलिए इसको कहा गया है कि भैया अक्रिय गैस अगर यौगिक बना लेगा तो क्या कहेंगे? हाँ, अक्रिय गैस अगर यौगिक बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे भैया? जाहिर सी बात है कि वो क्रियाशील हो गया, तो अक्रिय तो रहा नहीं, तो इसीलिए अजनबी कहा गया। उसको नोबेल गैस कहा गया, अक्रिय नहीं कहा गया बाद में। हाँ, यहां पे देखो हाइड्रोजन, आवारा हूं, अब जो भी हूं आसमान का तारा हूं, आवारा हूं। हाइड्रोजन ने कहा कि भैया मेरा नाम क्या रखोगे? तो लोगों ने कहा आवारा तत्व। कहते हैं ना, किस्मत का पत्थर मुझे रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया। ब्रह्मांड में प्राप्त सर्वाधिक, ब्रह्मांड में प्राप्त सर्वाधिक तत्व कौन है? ब्रह्मांड में प्राप्त सर्वाधिक तत्व आपका क्या है? हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। 55 क्वेश्चन हो गए हैं, 70 क्वेश्चन लाए थे। अफसोस इस बात का